गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम हमारा इस सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर स्वतंत्रता के बाद रीड कर रहे हैं। आज हम जो रीडिंग करेंगे बेटा, हमने पिछली बार हमने देखा कि हमारा एक नया राष्ट्र बना, लेकिन वो खंडित था। खंडित किस वजह से? क्योंकि हमारा एक बड़ा टुकड़ा, एक हिस्सा अलग हो गया था, इस वजह से। तो आइए आज हम आगे रीड करते हैं। नए संविधान की रचना। अब हमने देखा कि देश में बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें करनी थी उस समय पे, तो उसी में सबसे बड़ा काम था नया संविधान। ठीक है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। इस वर्ड से आप बेटा मुझे लग रहा है अच्छे से परिचित हो चुके हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? वोट डालने का अधिकार। उस समय जो था ना, उस समय 21 वर्ष की आयु थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार है। आज ये 18 वर्ष हो गई है। ठीक है। यहाँ चेंज नहीं करना, ये उसके हिसाब से, पुराने टाइम के हिसाब से ध्यान रखनी है। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था, मतलब धीरे धीरे मिला था ये। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को, मतलब जो संपन्न पहले तो पुरुषों को मिला। पुरुष भी कौन से? जो संपन्न है, जो पैसे वाले हैं, उनको वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे समय के संघर्ष के बाद अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, यह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत इस मतलब भारत में इसका उल्टा था। भारत में सबको एक ही बार में, पहली बार में सभी को अधिकार मिल गया था। इसमें यही कहता है, भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वह अमीर हो या गरीब। देश अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, तो मतलब सबको ये हक मिल गया। आगे कहता है, संविधान की दूसरी विशेषता। तो देखो, पहली विशेषता क्या होगी संविधान की? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दूसरी विशेषता अंडरलाइन कर लें, दूसरी विशेषता। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था खासियत, एक खासियत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बस इतना। अब देखिए, ये एक बार तो अंडरलाइन यहाँ पे करना है, सिर्फ संविधान की दूसरी विशेषता। उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। मतलब कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई जाति ऊंची नहीं है, कोई अमीर गरीब कुछ भी हो, सब कानून के सामने समान है। तो दूसरी विशेषता यह थी कि, यहाँ तक अंडरलाइन करके फिर अंडरलाइन करोगे आप, सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा। संविधान की दूसरी विशेषता, सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन एक खास समुदाय मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था, मतलब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, न ही बनना चाहिए। ठीक है, कि जैसे पाकिस्तान बना हुआ मुसलमानों का, उसी तरह हमारा हिंदुओं का एक और पाकिस्तान बन जाए, गलत बात है। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्म के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदाय के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकार या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे, मतलब सबको बराबर बना दिया। तीसरी विशेषता, संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि, यहाँ तक अंडरलाइन कर लें, उसके बाद बताऊंगा मैं क्या है। इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। अंडरलाइन करें,
समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबके मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, ठीक है, तो उनको अब क्या मिल गया, कुछ विशेष सुविधा दे दी गई जिसको आरक्षण का नाम दिया गया। ठीक है, आगे, भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। छुआछूत आप जानते ही हो, कुछ लोगों को ये माना जाता था कि ये लोग अगर हमें छू लेते हैं तो हम भ्रष्ट हो गए, हमारा धर्म हम अपवित्र माने जाते थे, इसलिए अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया, क्योंकि मंदिर में हर कोई जा सकता है, कोई ऊंची जाति नहीं, कोई नीची जाति नहीं, कोई छूत अछूत कुछ नहीं है, सब लोगों के लिए समान है मंदिर वगैरह, सब जगह सभी लोग जा सकते हैं। लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया, जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिर में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान में सभा ने तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें सरकारी और नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। मतलब जिनको समाज पहले नीची जाति कहकर पुकारता था, उन लोगों को थोड़ा और अवसर मिले, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने शोषण सहा है, तो उसके लिए उनको उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको आरक्षण देना पड़ेगा। ठीक है, तो उनकी सीटें क्या कर दी कि जो इलेक्शन होते हैं, जो वोट वाला सिस्टम है, उसमें विधायिका जिसको हम बोल देते हैं, तो वहाँ पर भी इनकी कुछ सीटें आरक्षित कर दो, नौकरी में भी, सरकारी नौकरियों में भी कर दो, ये किया गया। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच.जे. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। कहता है कि बहुत सारे लोगों ने उस समय कहा कि ये जो जिनको तुम ये ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो, ये सक्षम नहीं है, ये इतने नंबर नहीं ला सकते कि सरकारी नौकरी मिल जाए, ये देश को चलाने में सक्षम नहीं है। तो इस व्यक्ति ने कहा, एच.जे. खांडेकर ने, कहते कि ये सक्षम क्यों नहीं है, क्योंकि तुम जिम्मेदार हो, ऊंची जातियां जिम्मेदार है। इन्होंने कभी इनको ऊपर उभरने नहीं दिया। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, क्या कहा था देखिए, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया, आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा। मतलब जो ऊंची जाति थी वो सेवा करवाती थी इन लोगों से, और हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता, और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। मतलब जो जिनको अछूत माना जाता था, उनके साथ साथ जो आदिवासी लोग हैं, तुम इन चीज़ों से अब परिचित हो चुके हो बेटा, आदिवासी कौन होते हैं, ठीक है। फिर है अनुसूचित जनजाति, ये भी लोग आ गए इसके अंदर, ठीक है, इनको भी आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था, क्योंकि जो जंगलों में रहते थे, जो आदिवासी लोग होते थे, उनके साथ भेदभाव ही था, उनको देश से अलग ही माना जाता था, इस वजह से। आगे देखिए, आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था, क्योंकि उनकी ज़मीनें जो जंगलों में रहते थे, जहाँ भी रहते थे, उनके ऊपर भी दूसरे ताकतवर लोग कब्जा कर लिया था। तो इन सभी चीज़ों को सुधारने की जरूरत है, और ये संविधान ने सुधारा। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे में भी लंबी चर्चा की कि जो केंद्र सरकार होगी, केंद्र सरकार क्या होती है बेटा, जो पूरे देश पर शासन करती है, और राज्य सरकार होती है जो सिर्फ एक राज्य पे, जैसे हरियाणा राज्य की सरकार, पंजाब राज्य की सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार। लेकिन केंद्र सरकार में आज अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में कौन सी पार्टी है हमारी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, आगे समझ में। तो ये है, अब उन दोनों की शक्ति, मतलब कौन से काम राज्य सरकार करेगी और कौन से काम केंद्र सरकार करेगी, इनका भी बंटवारा संविधान में बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, उसके लिए भी लंबी चर्चा हुई है, बहस हुई है। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए, कि केंद्र की भलाई ज़्यादा करनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को स्वायत्ता क्या होती है, मतलब अपने आप फैसले लेने के
लेने का हक और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा। मतलब जो लोकतंत्र है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर है, बाकी देश में तो नहीं है ना, तो उसको पूरे देश में लागू करो। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। मतलब जो राज्य स्तर पर जो लोग हैं उनको कुशल बनाना, तो उनकी स्टार्टिंग वहाँ की सरकार से ही करवाई जाए ताकि वो लोग अच्छे से उभर सके। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों की 3 सूचियों में बांटा गया। अंडरलाइन करें, संविधान में विषयों को 3 सूची में बांटा गया है। पहला, केंद्र सूची, मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो केंद्र सरकार ही कर सकती है, जैसे रेलवे का मामला है, देश के फौजी हैं, देश की रक्षा का मामला है, तो केंद्र सरकार ही इसके लिए फैसला ले सकती है। और राज्य सूची मतलब जिसमें फैसले लेने का हक राज्य का होता है। अब ये इसमें बहुत सारे मामले आ जाते हैं, जैसे हमारे बस वगैरह हैं, ठीक है, स्कूलों का भी और भी कई सिस्टम है राज्य के। तो आगे एक होती है समवर्ती सूची बेटा। समवर्ती मतलब जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर फैसला लेंगे, लेकिन अगर राज्य सरकार उसमें कुछ ना करे ना तो ताकत ज़्यादा किसकी होगी? केंद्र की होगी। ठीक है, तो ये 3 सूचियाँ याद करनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की क्लासेस के लिए। आगे देखिए, अब इसमें बताया इसने केंद्र सूची में, अंडरलाइन करें, केंद्र सूची में कराधान मतलब जो टैक्स वगैरह है, रक्षा और विदेशी मामले आदि को रखा गया है। दूसरे देशों से लेन देन क्या मामला है, जो भी है वो केंद्र सूची में आएगा। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। संयुक्त मतलब मिलकर। तो ये थी बेटा 3 सूचियाँ। आगे देखिए, संविधान सभा में भाषा के सवाल पर भी बड़ी तीखी बहस हुई। अब टॉपिक आ गया भाषा का कि भारत देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं भाई, इसको कैसे ठीक करोगे? तो ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया। उसके लिए भी बहस चली। उसके लिए फिर क्या हुआ देखो, बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए, कि जैसे अंग्रेज चले गए हैं वैसे ही अंग्रेजी को भी हमारे देश से निकाल दो, ये भाषा हमें यूज नहीं करनी। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। अब जो बहुत सारे भाई लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते, उनकी तो राय फिर अलग मिलनी थी। वो बोले कि भाई हमें तो हिंदी नहीं आती, हम क्या करें? संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई, मतलब सरकार ने संविधान में ये लिख दिया कि सभी पूरे देश के वासी हिंदी बोलेंगे, मजबूर कर दिया गया, तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, ये कह दिया गया। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया कि चलो भाई दोनों का एक मिडोकर निकाल देते हैं, बीच का रास्ता। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालत सेवाओं मतलब जो अलग अलग सेवाएं होती हैं जहाँ पे जैसे बैंक है, डाकखाना है, ठीक है, दफ्तर हैं जो भी सरकारी, वो विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया कि ये इंग्लिश में बात कर लेंगे। एक राज्य दूसरे से काम चलाना चाहता है तो वो इंग्लिश में हो जाएगा, इन सभी चीज़ों के लिए। आगे, संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अंडरलाइन कर लें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मतलब प्रारूप समिति क्या थी? ड्राफ्ट कमेटी होती है बेटा। ड्राफ्ट क्या होती है? जैसे आप घर बनाना चाहते हो, घर बनाने से पहले आप क्या करोगे कि उसका नक्शा बनाओगे, ठीक है, मैप तैयार करोगे। तो इन्होंने भी संविधान का जो खाका था ना, जो ढांचा था, वो तैयार किया था। आगे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। कहते हैं कि राजनीति में लोकतंत्र तो हो गया, आर्थिक रूप से भी लोकतंत्र होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया तो उसमें अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के
एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। अंतर्विरोध क्या था बेटा? अंदर की तरफ जो आपस में एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा विरोध हो सकता था। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमान की राह पर चलेंगे। सामाजिक और आर्थिक में कैसे बेटा? कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, और कोई खुद को ऊंची जाति का कहने का घमंड करेगा, कोई दूसरे को नीची जाति का समझेगा, कोई किसी को खुद को ज़्यादा संख्या में ताकतवर महसूस करेगा, कोई कमज़ोर महसूस करेगा। ये था सामाजिक असमानता। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करेंगे। मतलब वहाँ पर हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को बराबर का हक मिले, सभी लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी बराबर हो जाएं। तो ये उनका कहना था। तो ये था बेटा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने संविधान के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ाने में संविधान ने योगदान दिया। आगे हम पढ़ेंगे राज्यों का गठन कैसे किया गया, कि जो हमारे देश में राज्य थे, स्टेट्स थी, वो कैसे बनाएगी, क्या क्या उनके लिए फैक्टर लिए गए। ये रहेगा हमारा टॉपिक। फिर होगा उसके बाद विकास की योजनाएं बनाना, और इस टॉपिक के बाद एक और टॉपिक होगा राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, कि 60 साल के बाद क्या हुआ देश में, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपको यह टॉपिक पूरा रीड करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।